So, welcoming you to the quick revision of chapter number 6, Companies Act. One of the most important chapters, हाँ, क्योंकि अगर आपको पता हो कि आगे जब आप सीए इंटर में प्रमोट होंगे तो वहाँ पर एक प्रॉपर 100 नंबर का सब्जेक्ट है जी, कॉर्पोरेट लॉस का, जिसके अंदर 70 मार्क्स का कंपनीज एक्ट ही आपको करवाया जाएगा। सो जो कंपनीज एक्ट है वो एक प्रोफेशनल की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे कम पेजेस पढ़कर सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। फाइन, जैसे कि इससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि इसकी वेटेज 30, 35, 40 नंबर तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन उसके पेजेस भी फिर कितने थे, 200 पेजेस थे। बट यहाँ पर जो इसके ओरिजिनल नोट्स भी हैं वो 32 पेजेस के आपके नोट्स मिले थे और उसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ 20 नंबर का पेपर। तो कहाँ 200 पेज पढ़ने पर 30 नंबर मिलने थे और कहाँ आपको 32 पेज पढ़ने पर 20 नंबर का पेपर आ सकता है। फाइन, सो इजी स्कोरिंग है और अगर आप तैयारी शुरू करें तो आपको सबसे पहले ये 3 चैप्टर करने चाहिए जी, कंपनीज एक्ट, एलएलपी और एनआई। ठीक है, तो इनकी जो वेटेज है वो कम से कम तीनों चैप्टर की मिलाकर 40 नंबर की होनी चाहिए। तो 3 चैप्टर, सो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 पेजेस कैन फेच यू 40 मार्क्स। तो अच्छे से इनको करें, इनका स्कैनर अच्छे से करें और शुड बी ऑन योर टिप्स। और अगर आप इनके समरी नोट्स भी करेंगे तो लेट अस स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट। समरी से इसकी स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास ये जो कंपनीज एक्ट है ये नया है जी, कंपनीज एक्ट 2013 है। इससे पहले कंपनीज एक्ट थोड़ा पुराना था, 1956। फाइन, तो एक्ट को अपडेट करते रहते हैं जी, हम नया एक्ट दोबारा से लिखते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले सर स्कोप बताइए, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 ये कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर लगेगा। सबसे पहले हमने कहा कि सर वो कंपनीज के ऊपर लगेगा जो इस एक्ट में, मतलब कंपनीज एक्ट में या किसी पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं या रजिस्टर्ड हैं उन पे लगेगा। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनीज पे लगेगा। हमने कहा सर इंश्योरेंस कंपनीज का तो अपना एक और एक्ट है, आईआरडीए एक्ट, तो अब उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा कि आईआरडीए एक्ट लगेगा, कौन सा एक्ट लगेगा। तो हमने कहा अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट है, मतलब कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है और आईआरडीए कुछ और बोल रहा है, तो आईआरडीए एक्ट। बट अगर किसी पॉइंट पे आईआरडीए साइलेंट है, कुछ बता ही नहीं रहा कि लेटर से नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, आईआरडीए में लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर कंपनीज एक्ट वहां पर लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, तो इस पे 2 एक्ट लगेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आईआरडीए एक्ट को दिया जाएगा, लेकिन अगर आईआरडीए एक्ट नहीं लग रहा, अगर वो साइलेंट है, वो प्रोविजन बता ही नहीं रहा, सो व्हेन दैट केस कंपनीज एक्ट उसके ऊपर लगेगा। सेम इज द स्टोरी फॉर द बैंकिंग कंपनीज। हमने कहा सर बैंकिंग के लिए भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सो अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पहले लगेगा, अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की प्रोविजंस साइलेंट है, सो इन दैट केस कंपनीज एक्ट लगेगा। और अगला भी हमारे पास सेम है, वो कंपनीज विच आर एंगेज इन द जनरेशन और द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट साइलेंट है तो उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। और एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, जिनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज, जिनके अपने अलग से एक्ट हैं, जैसे एसबीआई, तो एसबीआई एक्ट है, एलआईसी का एलआईसी एक्ट है। सो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके अपने अलग से स्पेशल एक्ट बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, टू द एक्सटेंट दैट पर्टिकुलर एक्ट इज साइलेंट और डज नॉट से एनीथिंग। एंड सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट, तो हमने इस लिस्ट को ओपन एंडेड छोड़ दिया कि लास्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी और को नोटिफिकेशन करके कहा कि इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा तो उसके ऊपर भी लगना शुरू हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं वो सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उन पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, बैंकिंग कंपनीज पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे या स्टैट्यूटरी कंपनीज पे, और लास्ट में हमने कहा एनी अदर विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने कहा सर कंपनी का मतलब क्या है, तो कंपनी की बड़ी अजीबोगरीब सी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में गिवन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20, जिसमें वो कहता है कि जी कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इस एक्ट में या किसी भी पुराने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, कोई फीचर्स नहीं बताए, कोई कुछ नहीं, बस वो कहता है कि जो इस एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड है उसी को इसमें कंपनी माना जाएगा। हमने कहा सर कंपनी के कुछ फीचर्स तो बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। ठीक है, सो कंपनी की प्रॉपर्टी को मेंबर्स नहीं कह सकते कि ये मेरी प्रॉपर्टी है,
ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कंपनी की है। अगर कंपनी ने आपसे लोन लिया और उस कंपनी का मालिक मैं, मतलब उसके अप्रॉक्सीमेटली सारे शेयर 100% शेयर मेरे पास है, तो कंपनी के लोन के लिए आप मेरे पास नहीं आ सकते, मेरे घर नहीं आ सकते, मेरी प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनी अलग और मैं अलग। ओके तो वो कहता है कंपनी बिल्कुल अपने मेंबर्स से, मतलब अपने शेयर होल्डर से अलग है। कंपनी का अपनी प्रॉपर्टी है, अपना बैंक अकाउंट है, कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है और अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। इनफैक्ट एक मेंबर का कंपनी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कंपनी की प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस मैं करवा दूँ, ठीक है, कंपनी को खुद ही अपनी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मालिक हैं कंपनी के। सो ये कहना ठीक है कि आप कंपनी के मालिक हैं, कंपनी उस प्रॉपर्टी की मालिक है, ठीक है, बट आप कहें कि जी उस एसेट्स का मैं ही मालिक हूँ, ये कहना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज वेरी गुड पॉइंट, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज द कंपनी लिव्स फॉर एवर। हमने कहा कंपनी लॉ से बनती है और सिर्फ लॉ से ही खत्म हो सकती है। तो अगर आपने कंपनी पे बॉम्ब गिरा दिया, कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को मार दिया, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को मार दिया, कंपनी इंटैक्ट रहेगी जी। तो हमने लिखा मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी स्टेज फॉर एवर। जैसे अब रिलायंस की बात करते हैं जी, रिलायंस में पहले धीरू भाई अंबानी मालिक थे, फिर मुकेश अंबानी बने, अब आकाश या नंद अंबानी बनेंगे और कल उनके बच्चे बनेंगे। तो रिलायंस तो चलती जा रही है, ऑनर्स चेंज होते जाते हैं, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, एमडी ये आते जाते रहेंगे जी। बट रिलायंस जब तक लॉ फुली उसे बंद नहीं किया जाएगा तब तक रिलायंस चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। हमने कहा सर 3 तरह की कंपनीज हैं। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो शेयर्स के अंदर जितनी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू मतलब कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू लेटेस्ट एक शेयर 10 रुपये का है, इशू प्राइस 15 रुपये, मतलब 5 रुपये प्रीमियम पे है। प्रीमियम को छोड़ो, सिर्फ 10 रुपये की बात की जाएगी। अगर 10 रुपये में से कुछ भी पोर्शन अनपेड है तो सिर्फ आपसे उतने रुपये मंगाए जा सकते हैं। तो मतलब अगर मेरे पास 10 रुपये वाला एक शेयर है जिसमें से मैंने 5 रुपये पे कर रखे हैं और 5 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है, और कंपनी को आगे 10 करोड़ रुपए चुकाने हैं, तो कंपनी मेरे से सिर्फ 5 रुपये मंगवा सकती है। आगे वो 5 रुपये से आपकी लायबिलिटी पूरी होगी नहीं होगी, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है कंपनी के प्रति, आप मेरे से सिर्फ उतने पैसे मंगवा सकते हैं जितने मेरी फेस वैल्यू में अनपेड है। और अगर आप कहते हैं सर आपके शेयर तो फुली पेड है, आप तो 10 रुपये में से पूरे 10 रुपये दे चुके हो, इन दैट केस मेरे से कंपनी कभी भी 1 रुपया नहीं मंगवा। अब आपने कहा सर कंपनी बैंकक्रप्ट हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, कंपनी पे केस हो रहा है, मैंने कहा मुझे क्या लेना देना, ठीक है, कंपनी अलग मैं अलग। मैं बड़ी बार इसमें क्लास में एग्जांपल्स भी देता हूँ कि यू मस्ट हैव सीन मैनी अ टाइम्स कि लोगों की कंपनीज बैंकक्रप्ट हो जाती हैं, खाक हो जाती हैं, लेकिन उनके लाइफस्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नई नई गाड़ियाँ, ऑडी, मर्सिडीज़ खरीद रहे होते हैं, फॉरेन टूर्स कर रहे होते हैं। उनसे हम पूछते हैं आपकी कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो गई, तो वो कहता है सो व्हाट, कंपनी बैंकक्रप्ट हुई है, मैं थोड़ी ना हूँ, ठीक है। सो वो कहता है कि जी मेरे पास जो 500 करोड़ थे वो तो अभी भी हैं, कंपनी में जो 100 करोड़ लगाए थे वो डूब गए, ठीक है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे पास और कोई एसेट नहीं है। कंपनी अलग, आप अलग, और आपकी लायबिलिटी अलग रहेगी। सेकंड इज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें जो मेंबर्स हैं वो मेमोरेंडम में अपने नाम के आगे अपनी गारंटी की अमाउंट लिखवा देते हैं कि जी कंपनी अगर कल वाइंडिंग अप में जाएगी तो मैं इतने रुपए कंट्रीब्यूट करने की गारंटी देता हूँ, और आपसे सिर्फ उतने ही रुपए मंगवाए जा सकते हैं। तो अगर मैंने गारंटी दी है 10 लाख रुपए की, सो इन दैट केस इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, रूटीन में नहीं कि कंपनी को ज़रूरत है आप मेरे से पैसे मंगवाएं, जब कंपनी बंद होगी तब आप मेरे से ज़्यादा 10 लाख रुपए मंगवा सकते हैं। एंड द लास्ट इज द अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो हमने कहा जो कंपनी है ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये नेचुरली बर्थ नहीं लेती है, लॉ से बनती है, ठीक है। ये एक जुडिशियल पर्सन है जो लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करती है, किसी ने कंपनी आज तक देखी नहीं चाहिए, ठीक है। सो कहते हैं ये इमेजिनरी चीज़ है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो लीगल पर्सन है जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो वो कहते हैं कंपनी काम कैसे करती है, क्योंकि अब ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये अपने एजेंट्स के थ्रू काम करती है, और एजेंट्स कौन, डायरेक्टर्स। कॉमन सील, दैट इज व्हाट, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। और वो कहता है कि आजकल जो कॉमन सील है वो ऑप्शनल हो गई है जी, कंपनी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कॉमन सील को रखना। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं।
बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में काफ़ी पॉपुलर है, दैट इज़ द कॉर्पोरेट वेल थियोरी। कॉर्पोरेट वेल मतलब, तो वो कहते हैं कि जी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने कहा कि कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। एक तरह से वो कहते हैं कि जी आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं बार बार ये एग्जांपल दे रहा था कि अगर कंपनी ने आगे किसी को 10 करोड़ रुपए देने हैं तो आप प्लीज़ मेरे पास मत आना, ठीक है। कंपनी के बैंक से, कंपनी की फैक्ट्री से, कंपनी के एसेट्स बेच के आपके पैसे पूरे होते हैं तो आप ले लो, नहीं होते तो भी मेरे को नहीं पता। मेरे से आप कितने पैसे मांग सकते हो, जितने मेरी फेस वैल्यू में से अगर कोई अनपेड अमाउंट है तो उतने मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा आप मेरे से पैसे नहीं मांग सकते। तो हमने कहा कि सर कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक कॉर्पोरेट वेल है, एक शील्ड है जो मेंबर्स को कंपनी की लायबिलिटी से बचाती है। उन दोनों के बीच में एक दीवार है जिसमें हम क्या कहते हैं कि जी कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग, इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। और वो कहता है कि जी एक तरह से ये क्या है, कॉर्पोरेट इंसुलेशन है। इंसुलेशन वर्ड पता है आपको क्या होता है जी? इंसुलेटर कैन से, जिसमें हीट नहीं पहुंचती। जैसे ये मेरी बॉटल है, ठीक है, अगर ये मैं कार में भी रख दूंगा और इसमें ठंडा पानी है तो वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा, तो वो अंदर हीट नहीं जाने देता या फिर टेम्परेचर नहीं इधर उधर करने देता। या फिर कई बार ये आप कहते हैं कि ये जैकेट बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरे को बड़ा निग आता है इसके अंदर, तो आप कहते हैं कि जी बाहर कितनी ठंड क्यों ना हो, ये मेरे को वार्म रखती है, मतलब इंसुलेटेड रखती है, बाहर क्या हो रहा है वो अंदर उसका असर नहीं आने देता। तो वो कहता है कि जी एक तरह से कॉर्पोरेट इंसुलेशन है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन मिलती है कि कंपनी में कल फ्रॉड हो गया, कंपनी ने गलत काम भी कर दिया तो आप कंपनी को पकड़िए जी, आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, सो आई एम प्रोटेक्टेड, मुझे क्या मिलेगी? इंसुलेशन। और इसमें काफ़ी पॉपुलर केस है जी हमारे पास, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी, जिसमें सालोमन ही पूरी कंपनी में छाया हुआ था और कंपनी के शेयर्स उसके पास सारे, कंपनी का डिबेंचर होल्डर, कंपनी का डायरेक्टर, सब कुछ कंपनी में वही, लेकिन लास्ट में जजमेंट आई कि सालोमन अलग है और उसकी कंपनी अलग है, इनको सेम पर्सन नहीं कहा जा सकता। और हमने कहा कि जी क्या ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या फिर ये जो वेल आपने कहा था कि मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक पर्दा है, एक दीवार है जो उन दोनों को अलग अलग करती है, क्या हम कभी इस दीवार को तोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इस पर्दे को हटा भी सकते हैं? तो हमने कहा येस, इन द फॉलोइंग केसेस आप कभी कभी इसके कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट सिर्फ कौन कर सकता है? कोर्ट। आप नहीं बोल सकते कि सर कॉर्पोरेट वेल हटा दो, यहाँ पे बोलो कंपनी और मैं एक ही तो हैं, आप नहीं कह सकते। ये कोर्ट देखेगी कि कब कॉर्पोरेट वेल को हटाना चाहिए और कब नहीं हटाना चाहिए। फॉलोइंग आर द केसेस। नंबर 1, इफ द कंपनी इज एन एनिमी कंपनी, ठीक है, जैसे कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाती है और इंडिया में एक कंपनी है जिसके 99% शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स कौन है? पाकिस्तानी है, ठीक है। सो इन दैट केस आपको ये बात पता है कि जब हमारी किसी देश के साथ वॉर हो जाती है तो हम उसके साथ ट्रेड नहीं करते, बिकॉज उन्हें पैसे देने का मतलब अपना ही नुकसान करना है, क्योंकि अगर मैं उसे पैसे दूंगा वो उसे बॉम्ब खरीदेंगे और वो बॉम्ब इंडिया पे ही गिराएंगे, ठीक है। तो आपने खुद ही उनको पैसे भेजे कि जी इससे बॉम्ब खरीदो और हमारे ऊपर गिराओ, तो हम उनसे ट्रेड करना बंद कर देते। तो हमने कहा सर हम उस कंपनी से भी ट्रेड करना बंद कर देंगे, बट वो कहता है कि सर कॉर्पोरेट वेल इज देयर, आपको पता तो है कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। हमने कहा इस केस में नहीं, इस केस में नहीं, इस केस के अंदर हम वो कॉर्पोरेट वेल हटा देंगे, हम कहेंगे कंपनी और मेंबर्स एक ही हैं, एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। अगर हमने ये देखना है कि वो कंपनी एनिमी कंपनी है कि फ्रेंड कंपनी है। सेकंड, अगर आपने कंपनी बनाई है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन, अगर आपने टैक्स चोरी करने के लिए कंपनी बनाई है तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे, नहीं मानेंगे कि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। और नेक्स्ट, अगर कंपनी अपनी सब्सिडरीज बना रही है तो सब्सिडरी को एजेंट के तौर पे काम करवा रही है। इसमें क्या एग्जांपल थी कि एक मेन कंपनी को ने कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और लाइसेंस हमने रिजेक्ट कर दिया, फिर इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई और सेम लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया, तो वो कहते हैं कि जी सर अब तो कंपनी अलग हो गई। तो हमने कहा नहीं, यहाँ पे अगर आपकी सब्सिडरी आप ही का एजेंट बन के काम कर रही थी तो यहाँ पे उस दोनों कंपनीज को एक ही कंपनी माना जाएगा, उन्हें अलग अलग कंपनी नहीं माना जाएगा। या फिर अगर आपने एक नई कंपनी बनाई है लीगल ऑब्लिगेशन को डॉज करने के लिए, आपने एम्प्लॉयज़ के पैसे अपने पास रखे थे, वो आपने अपनी सब्सिडरी को दे दिया, अब आपने कहा कि जी हमारे पास तो है नहीं पैसे, तो सब्सिडरी के पास गए, सब्सिडरी अलग हम अलग, तो हमने कहा यहाँ पर भी आपकी कॉर्पोरेट वेल को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, आप दोनों को एक ही माना जाएगा। इन द लास्ट, अगर आपने फ्रॉड किया है,
अगर आपने कुछ इलीगल या फ्रॉड किया। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी फुकरे मूवी वाली, वो क्या बोलते थे कि 100 दिन में पैसा डबल, ठीक है। सो आप कंपनी खोलें और ऐसी स्कीमें लेकर आएँ जी फ्रॉड वाली, और फिर वो पैसा लेके भाग जाएं और बाद में आप कहिए कि जी कंपनी अलग और मैं अलग। तो हमने कहा कि जी इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आप दोनों को एक ही माना जाएगा। नेक्स्ट इज द क्लासेस ऑफ द कंपनीज। हमने कहा सर कितनी टाइप्स ऑफ द कंपनीज हैं, तो वो कहते हैं कि जी सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ये हम कर चुके हैं जी। सबसे पहले मैंने आपको बोला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इसमें मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी और कितनी होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स होल्ड बाय मी। मेरे पास जितने शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू में से जितना पोर्शन मैंने अभी तक पे नहीं किया, और अगर वो गलती से फुली पेड है फिर मेरी कोई भी लायबिलिटी कंपनी के प्रति नहीं है। नेक्स्ट इज द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें मैंने मेमोरेंडम में अपने नाम के आगे जितनी अमाउंट की गारंटी भरी है कि लिक्विडेशन पे इतने पैसे दूंगा, बस आप मेरे से उतने ही पैसे मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकते। अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जी। इसमें कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर, मतलब यहाँ पर कंपनी के लोन्स के लिए आप मेरे घर भी आ सकते हैं, मेरी प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं, मेरा बैंक अकाउंट भी टच कर सकते हैं, मेरे लॉकर्स भी तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपनी की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, तो उसके मेंबर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। वो कहता है कि सर आपकी लायबिलिटी कब खत्म होगी, जब मैं उसकी मेंबरशिप छोड़ दूंगा। और हमने कहा कि सर ये रूटीन में मेरे से पैसे मांग सकते हैं, कहता नहीं रूटीन में नहीं मांग सकते, जब कंपनी को वाउंड अप किया जाएगा, लिक्विडेट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, सिर्फ तभी मेंबर से पैसे मांगे जा सकते हैं, एल्स उनसे पैसे नहीं मांगे जा सकते। और वो कहता है कि जी इसमें फिर मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, जब तक कंपनी के सारे लोन नहीं चुक जाते तब तक मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा सर सारे पैसे मैंने ही चुकाने हैं कि बाकी शेयर होल्डर्स भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? तो वो कहते हैं कि जी जो हमारे हाथ लग गया हम तो उससे सारे पैसे ले लेंगे, बाद में आप चाहे तो दूसरे शेयर होल्डर से पैसे क्लेम कर सकते हैं। तो आप दूसरे को कह सकते हैं कि आप भी तो कंट्रीब्यूट करो, मैं क्यों सारे दूं। तो पहले तो आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन बाद में आप उनसे भी कंट्रीब्यूशन डलवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। पिछले पेज पे क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अब है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी ओपीसी। ओपीसी के आगे लिख लीजिए ये एक प्राइवेट कंपनी है। बेसिकली दो ही तरह की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो ओपीसी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी में हमने कहा सर एक ही मेंबर होगा, नाम से ही पता लग रहा है, 1 पर्सन कंपनी। तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे, एक ही होगा। हमने कहा सर कम से कम एक, वो कहता नहीं ओनली एक ही होगा जी, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, एक ही होगा। और वो जो मेंबर है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब वो कहता है इंडिया का रेजिडेंट है कि नहीं ये हमें नहीं लेना देना, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के अंदर कम से कम वो 120 दिन रहा, मतलब 12 महीने में से मोटा मोटा समझाऊं तो 4 महीने वो इंडिया में रहा, ठीक है। एक ऐसा पर्सन ही इंडिया में ओपीसी खोल सकता है। तो अगर कोई फॉरेनर है जो इंडिया में से 2 दिन के लिए आया था, वो इंडिया में ओपीसी नहीं खोलने पाएगा। तो वही पर्सन इंडिया में ओपीसी खोल सकता है और वही पर्सन ओपीसी में एक नॉमिनी बन सकता है। हमने कहा सर ओपीसी के और फीचर्स बताइए। नंबर 1, ऑब्वियसली ओपीसी में एक ही मेंबर रहता है। हमने कहा इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए। कंपनी अगर ओपीसी खोलना चाहते हैं तो कम से कम कितने लोग कितनी कैपिटल हमें लगानी पड़ेगी कंपनी में। तो वो कहता है ऐसी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं। तो हमने कहा सर इसका मतलब 100 रुपये से भी कंपनी खुल सकती है। द आंसर इज यस। फिर वो कहता है कि इसमें आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी पता है सबको, नॉमिनेशन क्लॉज, कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाए तो ये जो बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, ये किसको मिलनी चाहिए। तो आपको नॉमिनी अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपीसी में एक ही तो पर्सन है। अगर उसे कुछ हो गया तो ये सारी कंपनी किसके पास जाएगी। तो आपको एक नॉमिनी डालना पड़ेगा, और नॉमिनी किसी को भी नहीं डाल सकते, उससे पहले रिटन कंसेंट लेकर आनी पड़ेगी कि सर हम आपको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं हमारी कंपनी के अंदर। इफ द आंसर इज यस, तभी उसे नॉमिनी अपॉइंट किया जा सकता है। और वो कहता है कि जी आज उसने यस कह दिया कि चलो ठीक है मैं आपकी कंपनी में नॉमिनी बनना चाहता हूँ, 6 साल के बाद वो क्या अपनी कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है। द आंसर इज यस। वो चाहे तो अपनी परमिशन जो उसने पहले दे रखी थी, अपनी कंसेंट जो पहले दे रखी थी, आज वो विड्रॉ करना चाहता है। तो अब मुझे कोई नया नॉमिनी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले नॉमिनी बनाया हुआ था वो अब सहमत नहीं है हमारी कंपनी में एज ए नॉमिनी कंटिन्यू करने के लिए।
और हमने कहा सर उसने विड्रॉ की, क्या हम भी चेंज कर सकते हैं? यस, आप भी जब चाहें उस नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। आपकी कंपनी है, आप डिसाइड करो कि आपके बाद किसके पास जानी चाहिए। और वो कहता है कि अगर नॉमिनी का नाम चेंज करवाता हूं तो क्या इसे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम माना जाएगा? द आंसर इज नहीं, इसे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। और वो कहता है आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा ओपीसी नहीं खोल सकते। कोई भी पर्सन एक टाइम पे एक ही ओपीसी खोल सकता है। माइनर कभी भी ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता। ओपीसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सेक्शन 8 कंपनी पता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो चैरिटी के लिए, अच्छे कॉज के लिए काम करती है, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। और ओपीसी प्राइवेट कंपनी तो है ही है, प्राइवेट में या पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती। और ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का काम नहीं कर सकती। और ओपीसी का फ़ायदा क्या है? ओपीसी को बहुत सारी सिंप्लीफाइड एग्जाम्पशंस हैं कि ये फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी रिलैक्सेशंस हैं ओपीसी के अंदर। फाइन, ओपीसी हमारे पास ख़त्म हो रही है जी। नेक्स्ट ट्रिपल स्टार मार्क कर रहे हैं इस चैप्टर का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा केस लॉज इसी टॉपिक में से आते हैं, दैट इज़ द प्राइवेट कंपनी। और हाथ से लिखेंगे जी इसका सेक्शन दोबारा से, सेक्शन 2 क्लॉज 68। हाथ से लिखने का क्या सेंस है? हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी है जी। जब आप हाथ से लिखते हैं तो बार बार आपकी नज़र उसी चीज़ पे जाती है जो आपने हाथ से लिखी होती है, और फिर वो याद रहने के भी चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहता है प्राइवेट कंपनी वो है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो, एज मे बी प्रिस्क्राइब। मैं बता देता हूँ, नथिंग इज प्रिस्क्राइब। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप 100 रुपये से खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। अब वो कहता है कि जी प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल्स में ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1, आप अपने शेयर्स मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक वर्ड होता है प्रोहिबिट, मतलब बिल्कुल मनाही, और एक होता है जी रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, रात को 11 बजे आपको बाहर जाना हो, या रात को 11 बजे पार्टी से आना हो, मूवी देख के आना हो, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जी मैं ऐसे फ्रीली तो नहीं आ सकता, बट पूछना पड़ेगा, परमिशन मिल गई तो आई विल कम, परमिशन नहीं मिली तो रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है, परमिशन मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। बट यही सुबह 4 बजे आना हो जी पार्टी से, ठीक है, फिर तो आप खुद ही मना कर देंगे कि जी पेरेंट्स से बातें सुनने से पहले या थप्पड़ खाने से पहले खुद ही मना कर देते हैं कि उन्होंने कहना कि जी पूछ भी कैसे लिया। दैट इज़ प्रोहिबिटेड। ठीक है, वो कर ही नहीं सकते। तो ऊपर शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट सम रिस्ट्रिक्शन इज देयर। रिस्ट्रिक्शन भी क्या है वो भी आपको बता देता हूँ कि आपको वो शेयर्स पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछने पड़ते हैं। अगर आप अपने शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेचना चाहते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले पूछना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं ओके, ठीक है, तो उनको बेच दीजिए। अगर वो मना करते हैं फिर आप बाहर किसी को भी बेच सकते हो। सेकंड, ओपीसी को छोड़ दो। ओपीसी में तो कितने % होते हैं मेंबर? 1 ही होता है, उसको छोड़ दो। बाकी सब प्राइवेट कंपनीज के अंदर वो कहता है कि जी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स 200 हो सकते हैं, लेकिन 200 काउंटिंग करते हुए बड़ी अजीबोगरीब काउंटिंग है जी। पहले उन्होंने क्या बोला कि अगर वो जॉइंट होल्डर्स हैं, अगर 3 लोगों ने मिलके शेयर्स ले रखे हैं तो उनको एक ही गिना जाएगा। ठीक है, सो अगर कोई जॉइंट होल्डर है तो उनको एक ही गिना जाएगा। 2 लोगों ने मिलके, 5 लोगों ने मिलके शेयर ले रखे हैं तो उनको एक ही काउंट होगा, नंबर 1। और बाकी वो कहते हैं कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई है जिसको एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर दिया गया था तो उसे काउंट ही नहीं किया जाएगा। एंड नंबर 2, अगर कोई फॉर्मर एम्प्लॉई है, मतलब जो पहले हमारी कंपनी का एम्प्लॉई था, सो इन दैट केस आज वो एम्प्लॉई नहीं रहा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय था, उस वक्त आपने उसे शेयर दिए, आज वो नौकरी छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, तो आज भी उसे काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज उसे शेयर तब दिए गए थे जब वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय था। एंड द लास्ट, आप कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आइए और हमारी सिक्योरिटीज़ ले लीजिए। सिक्योरिटीज़, ऊपर क्या वर्ड था? शेयर्स, और यहाँ पे वर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज़ में तो शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, यूनिट सब कुछ आ जाता है। तो आप किसी भी तरह की सिक्योरिटी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ओके,
तो प्राइवेट कंपनी के सारे पॉइंट्स एक बार जल्दी से क्विक रिकॉल। सबसे पहले कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है, कम से कम 2 मेंबर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200, लेकिन 200 में आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ नहीं लेने, पास्ट एम्प्लॉयज़ नहीं लेने और जॉइंट होल्डर्स को एक ही गिना जाएगा। अब वो कहता है कि सर शेयर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कर सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पब्लिक को क्या अपनी सिक्योरिटीज़ इन्वाइट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन वर्ड, रिस्ट्रिक्शन मत लिखाना पेपर में, प्रोहिबिशन है। और स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है, जो हमारा अगला टॉपिक है। और वो कहता है ओपीसी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होती है। ओके, स्मॉल कंपनी स्टार मार्क कर रहे हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कंपनी जो छोटे लेवल का काम करती है, तो अगर आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले लेते हैं तो आपको बहुत सारी रिलैक्सेशंस मिल जाती है, बट ये है कॉम्प्लिकेटेड। हमने कहा सर स्मॉल कंपनी मतलब क्या? कहता है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा या 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो। 50 लाख से ज़्यादा ना हो या 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो। हमने कहा सोच के बताओ ना, एक अमाउंट बताओ, ये क्या 50 लाख से ज़्यादा क्या 10 करोड़? कहता है इसके बीच में कोई अमाउंट होगी, उससे ज़्यादा ना हो। तो हमने कहा बताओ वो कितनी है? तो उन्होंने कहा कि जी 4 करोड़। पहले उन्होंने रेंज लिखी थी कि 50 लाख से लेकर 10 करोड़ के बीच में कोई अमाउंट सोच के बताएंगे, उससे ज़्यादा आपकी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। तो एक्ट में यही लिखा है, आपको पेपर में भी ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो या 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो, और वो बाद में उन्होंने बताया कि 4 करोड़, और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो या 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तो हमने कहा 2 से ज़्यादा ना हो कि 100 से ज़्यादा ना हो। कहता है इसके बीच में कोई अमाउंट होगी, वो हम सोच के बताएंगे। तो हमने कहा क्या सोचा? तो उन्होंने बोला जी 40 करोड़। ठीक है, तो ऊपर जो रेंज है वो भी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि एक्ट में वही लिखी हुई है 50 लाख और 10 करोड़, जिसमें से आया 4 करोड़, और फिर आया 2 करोड़ और 100 करोड़, जिसमें से टर्नओवर की लिमिट आई 40 करोड़। तो अगर वन लाइन में कंक्लूड करूं, प्रेजेंट सिनेरियो में स्मॉल कंपनी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा ना हो और जिसकी टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा ना हो। और ये दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। द आंसर इज यस, क्योंकि बीच में लिखा है एंड। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी कहती है सर मेरी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है लेकिन टर्नओवर 25 करोड़ है, तो आप स्मॉल कंपनी नहीं। और हमने कहा ये कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। अगर आप होल्डिंग या सब्सिडरी हैं, अगर आप सेक्शन 8 हैं या आप स्टैट्यूटरी कंपनी हैं, तो इनको कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पब्लिक लिमिटेड। बेकार सी डेफिनेशन है जी। कहता है पब्लिक लिमिटेड वो जो प्राइवेट नहीं है। ठीक है, सो इतनी सी डेफिनेशन, फाइन। तो प्राइवेट तो आपको पता है जिसके आर्टिकल्स में वो 3 रिस्ट्रिक्शंस थी। अगर वो 3 पॉइंट लिखे हैं तो आप प्राइवेट हैं, अगर तीनों में से एक भी पॉइंट आपके आर्टिकल में नहीं लिखा तो आप पब्लिक हैं। तो कहता है जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इसमें भी प्रिस्क्राइब नहीं है। मतलब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी अगर आप खोलना चाहते हैं तो 100 रुपये की कैपिटल से भी आप खोल सकते हैं। बट ये पॉइंट एक अच्छा है कि अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी हैं तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही माना जाएगा। ये एक अच्छा पॉइंट है, पेपर में इसके ऊपर केस लॉ आ सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, कहता है कि एक आप सब्सिडरी हैं, पता है कौन सी कंपनी के, जो प्राइवेट नहीं है। अब प्राइवेट नहीं है तो पब्लिक है। ठीक है, तो साफ साफ लिखो ना कि आप सब्सिडरी हैं अगर पब्लिक के, तो आपको पब्लिक ही माना जाएगा। लेकिन वो कंपनी जो सब्सिडरी थी उसने कहा कि सर मेरे आर्टिकल्स में वो तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, और तीनों पॉइंट अगर लिखे हुए आर्टिकल्स में तो मेरे को प्राइवेट बोला जाता है। तो हमने कहा यस, लेकिन हम आपको पब्लिक ही मानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्रोविजन है दैट इज डीम्ड टू बी, और डीम्ड टू बी को मैं क्या बोलता हूँ, ये है हमारा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, इसके आगे सब लॉजिक, सब फंडे, सब कॉन्सेप्ट फेल है जी। सरकार ने कहा कि जी आपको पब्लिक माना जाएगा, तो इस कंपनी को अगर अब कंफ्यूजन है कि मेरे आर्टिकल्स में तीनों रिस्ट्रिक्शन है तो उस हिसाब से तो मैं प्राइवेट हुई, लेकिन यहाँ पे ये पब्लिक बोल रहे हैं तो क्या माना जाएगा? पब्लिक, क्योंकि इन्होंने वर्ड क्या लिखा है, डीम टू बी। अब यहाँ पे लॉजिक नहीं चलेगा। और ये मैंने आपको पहले भी नहीं बताया, ओपीसी खोलने के लिए एक बंदा चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड खोलने के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए, पर्सन या मेंबर्स चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड के लिए 7 लोग चाहिए जी कम से कम। ठीक है जी, 7 मेंबर्स होने चाहिए। अब ये 7 इंसान हो ज़रूरी नहीं है जी। द वर्ड इज़ पर्सन। पर्सन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि सर 7 पर्सन चाहिए ना आपको,
4 कंपनी है और 3 इंसान है, तो वो कहता है कि जी ठीक है चलेगा, 7 पर्सन होने चाहिए। हमने कहा सर 5 कंपनीज और 2 इंसान, ये भी चलेगा। 6 कंपनीज और 1 इंसान, ये भी चलेगा। मैंने कहा सर 7 कंपनी और 0 इंसान, कहते हैं ये भी चलेगा। ठीक है जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ पर्सन्स होने चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो नेचुरली बॉर्न ह्यूमन बींग्स होने चाहिए। फाइन। नेक्स्ट हमने कहा कि सर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग की डेफिनेशन कमाल की, कहता है जिसके पास सब्सिडरी है वो होल्डिंग है। हमने कहा अच्छा, तो फिर सब्सिडरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं जी कि सब्सिडरी कौन है। तो वो कहता है कि जी सब्सिडरी वो कंपनी है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी के पास 2 में से कोई एक पावर है। ठीक है, 2 में से कोई एक या दोनों पावर्स हो या 2 में से कोई एक पावर हो, वो डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इन माय कंपनी आर अपॉइंटेड बाय योर कंपनी। तो वो कंपनी मेरी कंपनी की क्या है, होल्डिंग कंपनी। फिर से बोल रहा हूं, अगर मेरी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं और 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर किसी और कंपनी के पास है, तो वो कंपनी होल्डिंग है और मैं उसकी सब्सिडरी हूं। गॉट इट। लेकिन अगर ये पावर किसी इंसान के पास है, फिर उसे होल्डिंग कंपनी नहीं कहा जाएगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर मुकेश अंबानी के पास है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि मुकेश अंबानी एक इंसान है जी, मुकेश अंबानी कंपनी नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर सब्सिडरी में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर किसी और कंपनी के पास है, तो वो ऊपर वाली कंपनी बनी होल्डिंग और नीचे वाली बनी सब्सिडरी। या फिर उस कंपनी के पास मोर देन हाफ मतलब 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं जी हमारे शेयर। तो मेरी कंपनी के शेयर हैं 1 लाख, तो 1 लाख में से 50,000 एक शेयर, मतलब हाफ से ज़्यादा, वो 50.1% हो सकता है, 52, 55, 56, 90, 95, कितने भी 50 से ज़्यादा अगर वोटिंग राइट्स आपके पास हैं, तो आप हैं जी होल्डिंग, हम हैं आपके सब्सिडरी, मतलब हम आपके कंट्रोल में हैं जी, जैसे आप कहेंगे। और वो कहते हैं कि जी इसमें 2 लेयर्स ही इंडिया में अलाउड है, मतलब होल्डिंग के नीचे एक सब्सिडरी हो सकती है, सब्सिडरी के नीचे बस एक ही सब्सिडरी और हो सकती है, उसके आगे और सब्सिडरी इंडिया में बनानी अलाउड नहीं है। ठीक है, और कोई ये ना कहे कि सर इसका मतलब इंडिया में एक होल्डिंग कंपनी की 2 ही सब्सिडरीज हो सकती है, नहीं, 2000 हो सकती हैं, 2 लाख सब्सिडरीज भी हो सकती हैं, लेकिन लेयर्स 2 ही हो सकती हैं। आप इधर बनाइए ना, ठीक है, आप सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी नहीं बना सकते, तो आपके नीचे 500 सब्सिडरीज हो, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो 2 लेयर्स तक तो सब्सिडरीज हो सकती हैं, बट उसके नीचे और सब्सिडरीज नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी वो है जिसका हमारी कंपनी में क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जी, मतलब लेकिन आप उनकी सब्सिडरी नहीं है, मतलब आप उसकी बात सुनते हैं, माननी ना माननी आपकी मर्जी है जी। ठीक है, बट वो पर्सन, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ जी, एक ऐसी कंपनी जिसके पास आपकी कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा के शेयर हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या कंट्रोल कर सकती है, जी नहीं। लेकिन क्या आप इसे बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि अगला छोटे मोटे शेयर नहीं लेकर बैठा, 20%, 25%, 30, 40, 45, 49 या पूरे 50 भी लेकर बैठा है, तब भी आपकी एसोसिएट है। बट अगर उसने 50 से ज़्यादा ले लिए, फिर तो आप सब्सिडरी बन गए। बट 20 या उससे ज़्यादा, लेकिन 50 या उससे कम, क्योंकि 50 से ऊपर तो आप क्या बन जाएंगे, सब्सिडरी। तो एसोसिएट कंपनी वो है जो आपकी सब्सिडरी तो नहीं है, लेकिन जिसमें आपका से है, तो वो मेरे पूरे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा बहुत से है, ऐसे मेरी बात को बिल्कुल सुना अनसुना भी नहीं करते। गॉट इट। और मैं हमेशा पूछता हूँ जी कि एसोसिएट कंपनी है कौन सी। अगर मेरे पास आपकी कंपनी, मैं एक कंपनी आप एक कंपनी, मेरे पास आपकी कंपनी के 35% शेयर हैं, तो एसोसिएट हुए। बट एसोसिएट मैं हूँ क्या आप हो, आप, ठीक है। एसोसिएट जूनियर्स को बोलते हैं जी, ठीक है। तो जिस कंपनी में, तो मैं आपकी कोई कंपनी नहीं हूँ, आप ये मत बोलना कि ये मेरी एसोसिएट कंपनी है, आप मेरे एसोसिएट हो, मतलब आप मेरे जूनियर हो, क्योंकि मेरे पास आपके 35% शेयर हैं, आपके पास मेरे 35% शेयर नहीं है।
फाइन। तो होल्डिंग सब्सिडरी में तो क्लियर होता है, जो ऊपर है जो कंट्रोल कर रहा है वो होल्डिंग और जो नीचे है वो सब्सिडरी। बट एसोसिएट में बच्चों को बड़ी बार कन्फ्यूजन होती है कि एसोसिएट कंपनी कहते किसको है, जिसमें कंट्रोल है, जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल, नहायत ही आसान, लिस्टेड कंपनी जो कि इंडिया की किसी भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, जैसे कि एनएसई या बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और या फिर अनलिस्टेड जो किसी भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अदर कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, स्टार मार्क कर रहे हैं जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनी जिस कंपनी के क्या लिखा है जी, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, यहाँ पे मोर देन हाफ नहीं लिखा, यहाँ पे 51 लिखा है, 51। तो अगर 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल के पास कुछ हैं और स्टेट के पास कुछ हैं, या दो स्टेट्स के पास भी है, मतलब सारी एग्जांपल सुनाता हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपकी कंपनी के 60% शेयर हैं तो आप क्या बन गए, गवर्नमेंट कंपनी। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के पास आपकी कंपनी के 70% शेयर हैं तो भी आप क्या बन गए, गवर्नमेंट कंपनी। या फिर 35% स्टेट के पास हैं और 35% पंजाब गवर्नमेंट के पास है तो भी आप गवर्नमेंट कंपनी माने जाएंगे, क्योंकि दोनों के मिलाकर 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए। और इसमें मल्टीपल स्टेट भी हो सकते हैं, मतलब 10 स्टेट कंपनीज के पास, नहीं 10 नहीं 11 करते हैं, सबके पास 5-5% शेयर्स हैं जी आपकी कंपनी, तो 11 × 5 55%, संदाटकेज आपकी कंपनी क्या बन गई, गवर्नमेंट कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो इंडिया के बाहर बनी है, ऑब्वियसली तभी तो हम क्या बोल रहे हैं इसे, फॉरेन कंपनी। लेकिन वो फॉरेन कंपनी का इंडिया में एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लस इंडिया में वो बिजनेस भी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बोल रहा हूँ जी, फॉरेन कंपनी के अंदर 3 कंडीशन है। नंबर 1, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। नंबर 2, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नंबर 3, दैट इज कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रही जी सेक्शन 8, जिसका जिक्र पहले भी आया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके लिए बनती हैं, टू प्रमोट सम चैरिटी या ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, किसी भी पर्पस के लिए आप बनाते हैं। और वो कहते हैं इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन अगर इनको प्रॉफिट बन भी गया तो ये अपने ऑब्जेक्ट्स में ही दोबारा से लगाते हैं। उस प्रॉफिट को कभी भी, स्टार मार्क कर दें जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेक्शन 8 कंपनीज प्रॉफिट कमा तो सकती हैं, लेकिन कभी प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। आप उस प्रॉफिट को दोबारा से अप्लाई कीजिए अपने ही अच्छे कॉज के लिए। इसकी एग्जांपल हैं जैसे कि फिक्की, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII एट्सेट्रा। और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है जी, तभी इनके पास सारी रिलैक्सेशंस आती हैं। और अगर हमें पता लगा कि आपने किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी कम से कम 10 लाख की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ की। और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और एवरी ऑफिसर, जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है, जिसकी भी गलती है, तो उसे कम से कम 25,000 रुपये का फ़ाइन और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए का फ़ाइन। तो अगर जो डायरेक्टर्स ने गलती की उनको 25 लाख रुपए तक का पेनल्टी या फाइन लगाया जा सकता है। एक वर्ड आगे लिख लीजिए, ईच, ठीक है जी। तो अगर 5 डायरेक्टर्स हैं तो पांचों को मिलाकर 25 लाख नहीं है, ईच सबको 25-25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो सेक्शन 8 के कुछ पॉइंट्स, तो वो कहता है ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाया जाता है, ये ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट कर देंगे, कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकते। ये लिमिटेड लायबिलिटी के साथ भी बन सकते हैं, इनको अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है। हमने कहा सर इनको स्टेटस कैसे मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये पावर किसको दे रखी है, ROC को दे रखी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑब्वियसली जो पावर दे सकता है वो पावर ले भी सकता है, तो वो कल रिवोक भी कर सकती है अगर हमें पता लगा कि आपने कोई कंडीशन कॉन्ट्रावीन कर दी है या फ्रॉडुलेंटली काम कर रहे हैं या पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। और अगर हमने आपका लाइसेंस रिवोक कर लिया तो सारे बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे और नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड दोबारा से लगाना पड़ेगा। डॉर्मेंट का डॉर्मेंट होता है जी नॉन एक्टिव। हमने कहा सर ये कंपनी हमने बनाई है, अभी नहीं चला, 2-4 साल के बाद इसमें काम करेंगे, अभी हमने बनाकर रख दें।
तो वो कहता है कि जी अगर एक कंपनी आपने बनाई है जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आप नहीं करते हैं या आपकी कंपनी इनएक्टिव कंपनी है, तो आप एक एप्लीकेशन लगाइए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, आरओसी को, और उससे कहिए सर प्लीज़ आप हमारी इस कंपनी को स्टेटस दे दीजिए क्या, डॉर्मेंट कंपनी का, कि हमारी कंपनी क्या बन गई, नॉन एक्टिव कंपनी बन गई। हमने कहा इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, जिसने पिछले 2 साल के अंदर ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल की या फिर ना एनुअल रिटर्न्स फाइल की, और ऊपर उसने कहा था कि जी आप कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करते। इसका क्या मतलब, तो वो कहता है कि जी ये सब कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, मतलब इनको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। जैसे कि आपने आरओसी को फीस देनी है, वो तो आपको देनी पड़ेगी हर साल। अब वो कहता है कोई और लॉ की प्रोविजन को पूरी करने के लिए कोई पेमेंट करनी है, जैसे कोई कॉर्पोरेशन की फीस आ गई, कोई जीएसटी की पेमेंट आ गई, कोई टीडीएस की आ गई, वो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा सर एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शेयर अलॉट करने थे, ठीक है, तो भी आप शेयर अलॉट कर सकते हैं, या फिर आपने अपना ऑफिस मेंटेन कर रखा है, वहाँ पे कोई वॉचमैन बिठाया हुआ है, झाड़ू पोछे के लिए किसी को रखा हुआ है, अकाउंटेंट आ जाता है महीने में 1-2 बार, तो ये छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। आप कोई बड़े लेवल की ट्रांजैक्शन अगर नहीं करेंगे तो आपको स्टेटस मिल जाएगा, कौन सा, डॉर्मेंट का। नेक्स्ट वी हैव इज द निधि का। निधि कंपनी मैं बोलता हूँ ये एक मिनी बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है, बट बैंक तो क्या करता है, किसी को से भी पैसे ले लेता है, किसी को भी लोन दे देता है, बट एक निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से पैसे लेती है और अपने मेंबर्स को ही लोन देती है। तो एक तरह से मिनी बैंक है। जो बड़ा बैंक होता है उसमें पब्लिक भी जा सकती है, बट निधि बैंक सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनती है। ये क्यों बनती है, ताकि उसके मेंबर्स को सेविंग करने की आदत लगे, ठीक है। तो इसमें आप पैसे जो आपने सेव किए हैं वो डाल सकते हैं, जिसको चाहिए होंगे वो ले जाएगा और बाकायदा ब्याज भी पे करेगा और सिक्योरिटी भी रखवाएगा। फिर हमने कहा सर पीएफआई क्या होते हैं जी। सो पीएफआई की डेफिनेशन थोड़ी अटपटी है, जिसमें उन्होंने बोला कि 3 तो हमने नाम ले लिए, ये सारे क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नंबर 1 इज LIC, नंबर 2 इज IDFC और नंबर 3 इज UTI। ये तीनों को तो हमने नाम लेकर बोला ये हमारे देश में क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी विद द कंसल्टेशन विद RBI, दोनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेगी। हमने कहा सर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको नोटिफाई कर सकती है, तो कहते हैं सिर्फ उसी को नोटिफाई करेगी जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी हो, उसी को तो बोलेंगे पब्लिक फाइनेंशियल। देखो अगर कोई रिलायंस की कंपनी है, मतलब मुकेश अंबानी की कोई कंपनी, उसे तो प्राइवेट बोलेंगे ना, वो तो फिर पब्लिक की या गवर्नमेंट की नहीं है ना। जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उन्हीं के लिए पब्लिक वर्ड यूज होता है। आपने सुना है वर्ड PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। PSUs के अंदर, या आपने ये सुना है पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। अब मैं HDFC में जाता हूँ तो आप कहेंगे सर ये तो प्राइवेट है, ठीक है, बट ये आप SBI में जाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं, तो आप कहते हैं सर ये तो पब्लिक बैंक है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड है। सो इस एक्ट में पब्लिक का यहाँ पे जो वर्ड का मतलब आ रहा है वो गवर्नमेंट से। नेक्स्ट हमने कहा सर टाइप्स ऑफ कंपनीज पता लग गई, अब बताइए कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करवानी है, कैसे करवाएं। सबसे पहले एक वर्ड आई है या टर्म आया प्रमोटर। स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रमोटर वो पर्सन है जो कंपनी प्रमोट करता है, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन कुछ और ही कहता है कि जी प्रमोटर वो पर्सन है जिसका नाम आपने प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर वाले कॉलम में जिसका नाम आपने भर दिया, वो पर्सन आपकी कंपनी का प्रमोटर माना जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या कंपनी के एनुअल रिटर्न भरते हुए आपने प्रमोटर के कॉलम में जिसका नाम लिख दिया, वो कंपनी का प्रमोटर माना जाएगा। नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंपनी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, कि कैसे कंट्रोल करता है, कैसे भी। अगर किसी कंपनी पे मेरा कंट्रोल है तो मैं उस कंपनी का प्रमोटर। कंपनी बनाई थी आपने, 20 साल से आप ही चला रहे थे, आज मैंने खरीद ली तो अब मेरा कंट्रोल हो गया, तो आज मैं हूं जी उस कंपनी का प्रमोटर। सो डू नॉट हैव दिस थिंग, जो कंपनी को प्रमोट करता है वही प्रमोटर होता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन
या जिसके कहे पर डायरेक्ट या जिसके ऑर्डर्स पे, इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो अगर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे कहने पर काम करते हैं तो मैं उस कंपनी का क्या हूँ, प्रमोटर। इससे भी कंट्रोल ही तो आया, और क्या आया। अगर मेरे कहे पे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं तो वो मेरे किस में है, कंट्रोल में। फाइन, ये मैंने पहले भी बताया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए 7 लोग चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 चाहिए, और ओपीसी के लिए सिर्फ 1% ही चाहिए। फाइन, आगे आते हैं। कहते हैं अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उस वक्त आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी। किसके साथ, आरओसी के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, पॉइंट नंबर 1 ऑब्वियसली दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एमओए और एओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसपे सारे सब्सक्राइबर्स को साइन करना होगा। फिर डिक्लेरेशन बाय द कंपनी बाय अ पर्सन, जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा होगा, जो डायरेक्टर हो सकता है, सीएस हो सकता है, या मैनेजर हो सकता है, और वो ये डिक्लेरेशन देगा कि सर कंपनी को बनाते हुए जो जो रिक्वायरमेंट थी एक्ट और रूल्स की, हमने वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है। और फिर डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों ने साइन किए थे कि सर हम में से कोई भी पर्सन कभी भी कन्विक्टेड नहीं है फॉर एनी ऑफेंस, हमने पास में कभी कोई फ्रॉड नहीं किया, कभी जेल नहीं गए, हम अच्छे करेक्टर वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हमें कभी भी फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं पाया गया एटलीस्ट पिछले 5 सालों में। ठीक है जी, अब लेटेस्ट ही देखेंगे ना, ऐसे नहीं कि ज़िंदगी में एक बार फ्रॉड कर दिया तो आप कभी कंपनी नहीं बना सकते। तो हम मान के चलते हैं कि 5 साल में आप सुधर गए होंगे, और आप ये भी साइन करके देंगे कि जो भी मैंने लिखा है वो सच लिखा है, सच के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, सबकी एड्रेसेस बताइए, पर्टिकुलर्स बताइए कि जी क्या नाम है, सरनेम है, डिन नंबर बताइए ऑफ, और उनके आईडी प्रूफ भी साथ में लगेंगे। और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, उनका नाम और उनकी कंसेंट लेटर भी चाहिए होगी। अब मैंने तो बोल दिया कि मैं फलां फलां बंदे को डायरेक्टर रखना चाहता हूँ, उससे भी तो पूछ लो वो मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है कि नहीं, तो उसकी कंसेंट लेटर भी आपको साथ में देनी पड़ेगी। अब अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को ठीक लगे तो वो आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अ कंपनी। और उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या लिखा होगा, आपका सिन नंबर, जो आपका एक आइडेंटिटी नंबर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। और जिस दिन ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा उस दिन कंपनी का हैप्पी बर्थडे होगा जी, दैट विल बी द बर्थ ऑफ द कंपनी। ओके, और वो कहता है सर इनकॉर्पोरेशन पे जो जो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो कंपनी को हमेशा संभाल के रखनी है। अब आपकी कंपनी 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल पुरानी भी हो गई, तब भी ये कागज़ संभाल के रखने हैं, ये डिस्पोज ऑफ नहीं करने। ओके, और हमने कहा सर अगर हमने झूठ बोल के कंपनी, फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर कंपनी खोल दी तो इन दैट केस वो कहता है कि जी फिर आपके ऊपर 447 के अंदर फ्रॉड के अंदर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर की जा सकती है। या फिर हमने कहा सर कंपनी हमारी ऑलरेडी बन गई, तब भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन या एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किसी भी टाइम अगर आपने हमसे झूठ बोला और गलत इन्फॉर्मेशन हमें दी, सो हम आपके ऊपर 447 सेक्शन लगा देंगे, जो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का मतलब जेल भी जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज द स्पाइस का फॉर्म जी, इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोदी जी की सरकार के अंदर जी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई। दैट वाज कि पहले कंपनी को खोलने में लिटरली 25 से 30 दिन लग जाते थे, प्रोसीजर ही इतना लंबा था। लेकिन अब स्पाइस के फॉर्म के बाद सो मोदी जी के आने के बाद ये जो कंपनीज हैं ये एक एक दिन में खुलने लग गई जी। और कैसे, ये फॉर्म की वजह से, दैट इज सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। तो एमसीए ने ये परफॉर्मा बहुत सिंपल कर दिया है जी। इनकॉर्पोरेशन के लिए आज के डेट में आप एक फॉर्म भरें, नाम इसमें अप्लाई हो जाता है, डिन इसमें अप्लाई हो जाता है, ऑथोराइज कैपिटल की परमिशन इसमें मिल जाती है। और तो और मैंने पहले भी बोला था, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो साथ में पैन नंबर भी मिल जाएगा, साथ में जीएसटी नंबर भी आ जाएगा, टैन नंबर भी साथ में आ जाएगा, ईएसआई का नंबर चाहिए वो भी आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करना है, प्रोविडेंट फंड नंबर भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्म भरिए और सारे काम आपके साथ के साथ हो जाएंगे। ओके, और
ये पुराने पॉइंट्स अब दोबारा से शुरू हो गए कि कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। तो वो कहता है कि अगर किसी कंपनी के सारे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सरकारी कंपनी है या वो सरकारी महकमा है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट कंपनी है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं सरकारी जॉब करता हूँ। आप सरकार में जॉब नहीं करते हैं, आप सरकारी कंपनी में जॉब करते हैं। दोनों में फ़र्क है जी, सरकार अलग और कंपनी अलग, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी के सारे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सरकारी जॉब है, ओके। और वो कहता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का क्या अफेक्ट है। तो एक कंपनी जब रजिस्टर हो जाती है तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो जो बातें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी उस कंपनी पे और उसके सारे मेंबर्स पे अप्लाई होंगे जी, ठीक है। एज इफ माना जाएगा कि वो हर एक मेंबर ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा जी। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईजी टॉपिक, नॉट इम्पॉर्टेंट, ईजी टॉपिक। टाइप्स ऑफ कैपिटल सबसे पहले है जी हमारे पास नॉमिनल और द ऑथराइज्ड कैपिटल। किसी भी एक पॉइंट पे एक कंपनी मैक्सिमम कितनी शेयर्स अलॉट या इशू कर सकती है, दैट इज बाय योर ऑथराइज्ड कैपिटल। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स इशू या अलॉट नहीं कर सकते। तो लेटर से मेरे पास 10 करोड़ की ऑथराइज्ड कैपिटल थी और मैंने मन बनाया कि मैं अभी पब्लिक को ऑफर कितने की करूँगा, पब्लिक को ऑफर कितने की करूँगा, 6 करोड़। मैं कभी सारी नहीं यूज़ करते, 10 करोड़ है, 6 करोड़ का ऑफर पब्लिक को करते हैं। पब्लिक ने उसमें से सब्सक्राइब कर ली लेटर से 5.5 करोड़, ठीक है। सो दैट इज सब्सक्राइब। मैंने पब्लिक को क्या बोला कि मैं अभी कितने शेयर्स देना चाहता हूँ, 6 करोड़। जिसको भी चाहिए आप अप्लाई करो। एप्लीकेशंस कितने की आई, 5.5 करोड़ की, तो दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब 5.5 करोड़ में से मैंने कहा कि जी अभी के लिए आप मेरे को 3 करोड़ दे दो, बाकी मैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल जब मेरे को ज़रूरत होगी तब मंगवा लूँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने कितने रुपए मंगवाए, उसमें से 3 करोड़। उसमें से आपने मेरे को दे दिए 2.9 करोड़, ठीक है। बाकी 10 लाख कहाँ गए, कॉल इन एरियर्स, कुछ लोगों ने नहीं दिए जी। सो दैट इज़ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो क्लियर हुआ। ऑथराइज कैपिटल जो मैक्सिमम आप किसी भी पॉइंट पे लोगों को ऑफर कर सकते हैं। जो आपने ऑफर की उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। उसमें से लोगों ने कितने लिए, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फिर उसमें से कितने मैंने मंगवाई, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और फिर आई जी पेड अप शेयर कैपिटल। शेयर्स कितनी तरह के होते हैं, तो 2 ही तरह के होते हैं जी, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी में एक होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स है, मतलब 1 शेयर 1 वोट। और कभी कभी कोई शेयर ऐसे होते हैं जिसमें 1 शेयर 1 वोट के बराबर नहीं होता, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ वोटिंग राइट एक से कम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक के बदले एक वोट नहीं है तो उसे डिफरेंशियल कहा जाएगा, ओके। सो इक्विटी शेयर कैपिटल विद द वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स भी हो सकते हैं। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर्स हैं इंडिया के अंदर सबसे पहले किसने इशू किए, टाटा मोटर्स ने 2008 में पहली बार। और उसके बाद तो बहुत सारी कंपनीज़ ने इंडिया के अंदर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू किए। और इसमें डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि 10 शेयर मिलाओगे तो 1 वोट मिलेगी। टाटा ने क्या बोला था 2008 में कि 10 शेयर खरीदोगे तो 1 वोट मिलेगी। वैसे तो क्या होना चाहिए, 10 शेयर मतलब 10 वोटें, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोला, 10 शेयर के पीछे 1 वोट मिलेगी। तो हमने बोला कि सर ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं क्योंकि एक के साथ 1 वोट नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल की नेगेटिव डेफिनेशन है जी, कहता है जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बोला था अगर ऑर्डिनरी शेयर्स बोला इसका मतलब इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है। हमने कहा अच्छा कहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, 2 चीज़ों में, नंबर 1 डिविडेंड और दूसरा जब वाइंडिंग अप या शेयर के पैसे वापस दिए जाएंगे। तो अगर डिविडेंड बांटा जाएगा तो प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा, उनको डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचा तो इक्विटी को मिलेगा। और ऐसी वाइंडिंग अप जब कंपनी का बोरिया बिस्तरा हम बंद कर रहे हैं, पैकअप कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो लास्ट में सबसे पहले पैसे प्रेफरेंस को दिए जाएंगे। अगर कुछ रुपए बचे तो इक्विटी को मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो लाइन में, क्यू में ये इक्विटी से हमेशा एक कदम आगे खड़े होते हैं, पहले खड़े होते हैं।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखा होता है, हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, हमारी कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा रहता है। इसमें कंपनी की पावर्स लिखी रहती है और हर एक पर्सन जो भी कंपनी से डील कर रहा है, हम मान के चलते हैं कि वो हमारा मेमोरेंडम पढ़ कर रहा है। और वो कहता है कि जी शेयर होल्डर्स को भी इससे पता रहता है कि कंपनी उनके पैसे से क्या कर रही है, कोई पावर प्लांट लगा रही है, ट्रेडिंग कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, फैक्ट्री लगा रही है, शॉप खोल रही है, मॉल बना रही है, क्या कर रही है जी आपके पैसों से, कैसे पता लगेगा आपको। तो हमने कहा सर मेमोरेंडम पढ़ के, उसमें ऑब्जेक्ट लिखा रहता है और कंपनी ने जो ऑब्जेक्ट लिखा है कंपनी सिर्फ वहीं पैसा लगा सकती है और कहीं हमारा पैसा यूज़ नहीं कर सकती। तो इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज हैं जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग ही मैंने कवर की है। सबसे पहले नेम क्लॉज। नेम में आपको पता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो भी आपकी कंपनी है, आपको अपने नाम के पीछे वो लिखना ज़रूरी है, बट सेक्शन 8 होगा तो नहीं ज़रूरी। ओपीसी है तो उसको अपने नाम के पीछे ओपीसी लिखना या पूरा 1% कंपनी लिखना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड ऑफिस में हमने कहा सर बस स्टेट बता दो, स्टेट बता दो कौन सी स्टेट में हो। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में पूरा ऑफिस का एड्रेस देने की जरूरत नहीं, बस आप ये लिख दो पंजाब, दैट्स इट, ठीक है। पंजाब में, लुधियाना में, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट क्लॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप काम क्या करोगे। लायबिलिटी क्लॉज, तो अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो इसमें शेयर कैपिटल आएगा, लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी आएगा, और अगर अनलिमिटेड है तो यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा होगा। कैपिटल क्लॉज, अगर शेयर कैपिटल है तो इसमें सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल लिखनी रहती है, ये नहीं लिखना कि उसमें से इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, कॉल्ड अप कितनी है, पेड अप कितनी है, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ओपीसी कंपनी है तो याद है उसमें एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता था, तो आपको उसके अंदर नॉमिनेशन क्लॉज भी डालने की। तो ओपीसी में 6 क्लॉजेज हैं, बाकी सबके अंदर 5 क्लॉजेज हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। एक लाइन में कंक्लूड करता हूँ, एक कंपनी एक ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि हम शूज़ बनाते हैं, तो मैं कल आईफोन में डील करना शुरू नहीं कर सकता जी, ठीक है। सो एक कंपनी कभी भी नहीं कर सकती। और हमने कहा कि सर हमने कर लिया, हमें तो बड़ी अच्छी डील मिल रही थी आईफोन की, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। हमने कहा सर गलती हो गई, अब सुधार लेते हैं। हमने कहा ये ऐसी गलती है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। हमने कहा सर सारे डायरेक्टर्स अगर ओके कर दें तो, हमने कहा तो भी नहीं। कह रहे सारे शेयर होल्डर्स अगर कहीं ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी नहीं, ठीक है। मतलब एक कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर कभी काम कर ही नहीं सकती, नो मैटर व्हाट, आप नहीं कर सकते जी। तो वो कहता है कि अगर आपने बाहर जाकर कोई भी एक्ट कर लिया तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड। हमने कहा सर ये गलती हो गई, सुधार लें, कैन वी रेटिफाई, कह रहा है कैन नॉट बी रेटिफाई। कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई कुछ ही कहे, कहीं साइन कर दे, ये गलती नहीं सुधारी जा सकती। बट अगर कोई अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर है बट इंट्रा वायरस द कंपनी है तो उसको सुधारा जा सकता है। मतलब कंपनी 5 करोड़ का लोन ले सकती थी, लेकिन हमने लिखा था डायरेक्टर 5 करोड़ का अकेले नहीं लोन ले सकता। एक डायरेक्टर अकेले 1 करोड़ का ही लोन ले सकता है, बट कंपनी चाहे तो 5 करोड़ का लोन ले सकती है। तो क्या हुआ, एक डायरेक्टर अकेले जाकर 2 करोड़ का लोन ले आया। क्या वो ले सकता था? जी नहीं, उसको तो हमने बोला था 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं लेना। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टर अपनी औकात से बाहर चला गया, लेकिन उसका जो एक्ट है वो कंपनी की पावर के तो अंदर है, कंपनी की औकात से तो बाहर नहीं गया ना। कंपनी तो 5 करोड़ का लोन ले सकती थी, ये गलती सुधारी जा सकती है। लेकिन अगर डायरेक्टर अकेला जाकर 20 करोड़ का लोन ले आया, फिर हमने कहा सर अब कुछ कर लो, ये गलती नहीं सुधारी जा सकती, क्योंकि ये तो कंपनी की पावर नहीं है जो ये काम करके आया है। गॉट इट? नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। एंड द लास्ट टॉपिक विच वी हैव फ्रॉम दिस चैप्टर इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स क्या बताते हैं? रूल्स या बाय लॉज या रेगुलेशन। मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ कि मेमोरेंडम हमें ये बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और आर्टिकल्स हमें बताते हैं हाउ यू विल डू इट, ठीक है। आप वो कैसे करेंगे, किसकी क्या पावर होगी, हिरार्की कौन होगा, किसको पूछना पड़ेगा, कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सब कुछ कहाँ पे लिखा रहता है? हमारे आर्टिकल्स में।
तो वो कहता है कि जी इट इज़ अ फॉर्म इन विच द बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन, इसमें पावर्स और ड्यूटीज सभी की रहती है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, स्टार मार्क कर रहे हैं जी। मैंने ये लाइन पहले भी आई थी कि अगर कोई भी पर्सन हमारी कंपनी के साथ डील कर रहा है तो हम मान के चलते हैं कि वो हमारी कंपनी का MOA और AOA पढ़ कर आया है। अब वो कहते हैं सर मैं तो पढ़कर आया ही नहीं, लेटेस्ट वो कहते हैं सर मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता। कहते हैं और आगे चलते हैं, कहते हैं सर मेरी तो आंखें ही नहीं है। ठीक है, हमने कहा नो मैटर वॉट, हम तो ये मान के चलेंगे कि आपको पूरी नॉलेज है कि हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो व्हेन दैट केस ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ओपन फॉर ऑल है, ये कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और एनीवन हु इज़ डीलिंग विद द कंपनी, एनी पर्सन हु इज़ डीलिंग विद द कंपनी, माना जाएगा कि वो हमारा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़कर आया है, चाहे उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ओके, और सिर्फ पढ़ा नहीं, साथ में समझा भी है। ठीक है, अगला कहीं सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें हमने कहा कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, कंस्ट्रक्टिव का। ठीक है, जिसके अंदर देखिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर हम कंपनी को बचाते हैं, बाहर वाले का नुकसान करते हैं, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट में हम बाहर वालों को बचाते हैं और कंपनी का नुकसान करते हैं। ठीक है, अब वो देखिए कोई पर्सन आया जिसने, याद है वो एग्जांपल कि हम शूज़ बनाते थे और आईफोन खरीद बैठे, अब आईफोन हमने ले लिया, हम पेमेंट नहीं कर रहे, वो हम पे केस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि सर हम तो पेमेंट कर ही नहीं सकते बिकॉज ये नल एंड वॉइड है। फाइन, कोर्ट में चला गया कि सर इन्होंने साइन करके दिया था, अब ये पेमेंट नहीं कर रहे। कोर्ट ने उसी को डांटा कि सर आपने इसका मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, ये तो आईफोन में डील ही नहीं कर सकते। फाइन, सो वहाँ पर हमने कंपनी को बचाया कंस्ट्रक्टिव नोटिस में और बाहर वाले का नुकसान किया। लेकिन जब इंडोर मैनेजमेंट लगाते हैं तो इसमें लेटर से मैं ये बात बोलता हूँ कि 4 लोगों से परमिशन लेनी थी फिर ये आईफोन में डील कर सकते थे। अब उसने मेमोरेंडम पढ़ा था और उसमें लिखा था कि अगर ये अपने डायरेक्टर से पूछे और डायरेक्टर अगर ओके कहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वो कहता है कि सर डायरेक्टर ने पूछा, डायरेक्टर से पूछा था, उसने हाँ बोला नहीं बोला, ये नहीं मुझे पता लग सकता। मैंने तो ये पढ़ा कि ये डील कर सकते हैं, बट इनको पूछना पड़ेगा। अब इन्होंने पूछा था नहीं पूछा था वो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ। सो दैट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें हम बाहर वालों को बचाते हैं। तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की एक्सेप्शंस हैं, मतलब जहाँ पे आप ये कह के नहीं बच पाएंगे, जिसमें उसे एक्चुअल में पता था कि उसने डायरेक्टर से नहीं पूछा, वो खुद ही डायरेक्टर था हमारी कंपनी का, फिर तो उसे पता था ना कि मैंने डायरेक्टर से नहीं पूछा, फिर वो ये नहीं कह सकता सर मुझे कैसे पता होगा। हमने कहा आप तो अंदर वाले हैं, आपको तो पता होगा। या फिर सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, वो बड़ी ऑफ सी ट्रांजैक्शन, आपको सस्पिशन नहीं हुआ, जैसे कि आज मेरे को लेटर से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्यून बोले कि सर 5 लाख करोड़ में कंपनी खरीद लो, तो मेरे को अजीब नहीं लगा कि प्यून थोड़ी ना ये पावर में होगा। ठीक है, तो ये तो देख की बात बड़ी अजीब सी लग रही है। MD बोले ना, मुकेश अंबानी बोले तो समझ में भी आता है, प्यून को थोड़ी ना मैं 5 लाख करोड़ दे दूंगा और उससे थोड़ी ना कंपनी ले लूँगा। तो वो कहता है कि अगर आपको शक हुआ था और फिर भी अगर आपने डील किया, फिर आप ये कह के बच नहीं सकते। अगर वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अजीबोगरीब सी ट्रांजैक्शन है तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे क्या पता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। एंड द लास्ट इज द केस ऑफ फॉर्जरी, अगर किसी ने MD के या डायरेक्टर के साइन फॉर्ज किए हैं तो बार वाला ये बात बोल रहा है कि सर मुझे क्या पता कि जेन्युइन साइन है कि फॉर्जरी है। तो कंपनी कहती है कि जी फिर उसमें हमें भी क्या पता, हमारा भी क्यों नुकसान हो, किसी ने हमारे साथ भी तो फ्रॉड ही की है। सो इन दैट केस कंपनी को आप उसमें अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। तो ये 3 एक्सेप्शन है जिसके अंदर कंपनी अकाउंटेबल नहीं है। एंड लास्ट पेज पे कुछ लिस्ट ऑफ सेक्शंस आपकी रेफरेंस के लिए गिवन है जो पेपर के अंदर आप तब रिकॉल कर सकते हैं।